प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान BA थर्ड ईयर और हम पश्चिमी विचारकों में प्लेटो के राज्य दर्शन पर चर्चा कर रहे थे। पूर्व कक्षाओं में भी हमने इस पर कुछ चर्चा की थी और प्लेटो के आदर्श राज्य निर्माण के जो स्टेजेज हैं, जो चरण हैं, उनको समझने का प्रयास हमने किया था। इसी कड़ी में आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आदर्श राज्य के प्लेटो के जो राज्य दर्शन है उसमें आदर्श राज्य के निर्माण के विभिन्न चरणों को समझने का प्रयास करेंगे। किस किस प्रकार राज्य का निर्माण हुआ या राज्य निर्माण को लेकर के प्लेटो के क्या विचार हैं, इसकी संक्षिप्त चर्चा यहाँ इस वीडियो में, इस क्लास में करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व कक्षाओं में भी जिक्र किया कि प्लेटो ने राज्य और व्यक्ति का बहुत ही गहरा संबंध स्पष्ट किया है, राज्य और व्यक्ति का बहुत ही गहरा संबंध बताया है। और प्लेटो ने तो यहाँ तक कहा कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है और राज्य केवल राज्य वृक्षों और चट्टानों से निर्मित नहीं होता है, बल्कि राज्य उसमें निवास करने वाले लोगों के, उसमें निवास करने वाले नागरिकों के राष्ट्रीय चरित्र से राज्य निर्मित होता है। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है और नागरिकों के चरित्र से राज्य निर्मित होता है, ये बताकर प्लेटो ने राज्य और व्यक्ति का एक घनिष्ठ संबंध स्थापित कर दिया है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्लेटो ने अपने राज्य दर्शन में राज्य निर्माण के विभिन्न चरणों को समझाने का प्रयास किया। प्लेटो के अनुसार राज्य का विकास 3 चरण में पूर्ण हुआ। राज्य विकास के 3 चरण या 3 स्टेज उन्होंने बताए। प्रथम चरण में जो है वो मानवीय आवश्यकताएं होती हैं और मानवीय आवश्यकताओं ने ही प्रथम चरण में राज्य के निर्माण के प्रारंभिक तंतुओं को जन्म दिया और इन मानवीय आवश्यकताओं ने ही राज्य निर्माण की प्रारंभिक जो स्थितियां हैं उसको पैदा किया। क्योंकि यहाँ पर प्लेटो बहुत ही सुंदर उदाहरण के रूप में बताते हैं कि एक अकेला व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता और जो है उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी दूसरे के संपर्क में आना पड़ता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो व्यष्टि की पूर्णता समष्टि में है और समष्टि का निर्माण व्यष्टि से होता है। अर्थात व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। व्यष्टि से ही समष्टि बनती हैं और व्यष्टि का पूर्णतम स्वरूप समष्टि होता है। इस रूप में प्लेटो ने राज्य निर्माण के प्रारंभिक चरण में विभिन्न लोगों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के रूप में बताया और उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का सहयोग करने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि स्वयं अपने आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। राज्य मानव समाज की आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है और कोई आत्मनिर्भर नहीं है। यह प्लेटो का कथन है कि मानव समाज की मानवीय आवश्यकताओं से राज्य पैदा होता है, राज्य पैदा होता है और कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है, कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है। ये प्लेटो का कथन है और इस कथन से ये बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को समष्टि की अन्य इकाइयों के संपर्क में आना ही पड़ेगा और अन्य इकाइयों के संपर्क में आकर ही व्यक्ति अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, क्योंकि समष्टि में सभी इकाइयां अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं हैं। और ये प्रारंभिक तंतु राज्य निर्माण के इस आर्थिक आवश्यकता से ही पैदा होते हैं। मानव की आर्थिक आवश्यकताएं राज्य को एकता के सूत्र में बांधने वाले प्रारंभिक तंतु हैं। इकाई के रूप में कोई भी व्यक्ति अपने आर्थिक जीवन की समस्त आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता, जबकि पारस्परिक सहयोग और विनिमय से सभी अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को अधिक मात्रा में पूरा करने में सफल हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति या समाज के
आर्थिक हितों की समुचित रक्षा तभी हो सकती है जब व्यक्ति अपने द्वारा तैयार की गई वस्तुएं समष्टि को प्रदान करें और समष्टि से प्राप्त वस्तुओं का उपभोग अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करें। और जब लगातार समष्टि और व्यष्टि में ये आदान प्रदान चलता है तो इसका एक और प्रमुख गुण उभर कर के व्यक्ति में सामने आता है और वो है विशिष्टीकरण और कार्य का विभाजन। स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर का जो कंसेप्ट है वो भी इसके द्वारा उभर करके आता है। ये आर्थिक आदान प्रदान कार्य विशिष्टीकरण का और डिवीजन ऑफ लेबर का बहुत अच्छा उदाहरण है। और प्रत्येक व्यक्ति ऐसे काम में लगे जिसके लिए प्रकृति ने उसका चयन किया है। राज्य की उत्पत्ति इस प्रथम चरण में राज्य के उस वर्ग का विकास होता है जिसे प्लेटो उत्पादक वर्ग कहता है। मानवीय आवश्यकताएं पूरी करने वाले वर्ग के संदर्भ में प्रथम चरण में उस वर्ग का निर्माण होता है जिसे प्लेटो उत्पादक वर्ग कहता है। प्रोड्यूसिंग क्लास, उत्पादक वर्ग का निर्माण होता है। ये जो उत्पादक वर्ग हैं वो राज्य निर्माण की प्रारंभिक स्थितियां हैं, राज्य निर्माण का प्रारंभिक चरण है। और इसका कुछ विशेष गुण भी होता है और वो गुण है लव ऑफ वेल्थ और एपिटाइट। इसका जो गुण है वो है संपत्ति प्रेम। संपत्ति प्रेम, वेल्थ और क्षुधा, एपिटाइट, ये दो प्रमुख गुण जो है इस उत्पादक वर्ग के प्लेटो निर्धारित करते हैं। और इस प्रकार श्रम विभाजन और कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत के आधार पर बीजारोपण इसी प्रारंभिक चरण में पैदा होता है। जब राज्य विकास का क्रम आगे बढ़ता है तो दूसरा चरण प्रारंभ होता है और इस चरण में सैनिक वर्ग का उदय होता है। सैनिक वर्ग, सोल्जर क्लास जो है राज्य का बनता है। ये जब बनता है जब प्लेटो उस वर्ग के निर्माण की योजना प्रस्तुत करता है जो राज्य के साहस और उत्साह का प्रतिनिधि हैं। स्पिरिट राज्य के एक अंग के रूप में साहस और उत्साह का प्रतिनिधि है, स्पिरिट हैं। साहस और उत्साह का प्रतिनिधित्व ये वर्ग करता है। ये वर्ग जो है साहस और उत्साह का प्रतिनिधित्व करता है। सैनिक वर्ग का निर्माण जब राज्य में होता है क्योंकि सभी उत्पादक वर्ग के लोगों में से ही आगे चल करके इस वर्ग को जो है का निर्माण किया जाता है। राज्य के अंग के रूप में इसका प्रमुख गुण उत्साह है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य सिर्फ आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति से ही संतुष्ट नहीं हो जाता है बल्कि उसकी और भी कुछ मानवीय तृष्णाएं होती है जिनकी तृप्ति वो समष्टि से करना चाहता है। और उसमें संगीत है, मनोरंजन है, खेल है, शिक्षा है, साहित्य है, कविता है। इन विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति हेतु अधिसंख्य लोगों का होना आवश्यक है और अधिसंख्य लोगों के निवास और भरण पोषण के लिए विशाल भूप्रदेशों की आवश्यकता होती है। और विशाल भूप्रदेशों को अधिकृत करने के लिए युद्धों की आवश्यकता होती है और युद्धों के लिए सैनिक वर्ग की आवश्यकता होती है। और इस रूप में ही सैनिक वर्ग का निर्माण राज्य के इस दूसरे चरण में होता है। इस प्रकार युद्ध के हेतु सैनिक वर्ग का उदय होता है। सैनिक वर्ग मानव आत्मा के साहस का प्रतीक हैं। हमें यहाँ पर बहुत ही बारीकी से देखना होगा कि जिस प्रकार भारतीय दर्शन में
ईश्वर, जीव और आत्मा की कल्पना की गई है, उसी के पैरेलल प्लेटो ने राज्य के इन गुणों की कल्पना करते हुए मानव आत्मा के 3 गुणों की कल्पना यहाँ पर साकार की है। जिस प्रकार मानव आत्मा में सत्व, तम और रज गुण प्रधानता होती है, उसी प्रकार आत्मा के गुणों से युक्त इन वर्गों को बताया है। इस वर्ग में तम गुण की, रज गुण की प्रधानता है, इस वर्ग में तमो गुण की प्रधानता है, और जो शासक वर्ग आएगा वो विजडम का प्रतिनिधि होगा। और जैसा कि हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में आत्मा के सर्वोच्च गुण सत्व को प्रधानता दी गई है, उसी प्रकार विवेकशील शासक या दार्शनिक शासक, जिसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, प्लेटो के अनुसार वह मानव आत्मा के सत्व गुण की प्रधानता करता है। तो इस प्रकार राज्य का निर्माण में भी तीनों गुणों की प्रधानता होती हैं। तो यहाँ पर सैनिक वर्ग जो हैं वो साहस का प्रतिनिधित्व करता है और राज्य के निर्माण और संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस प्रकार प्लेटो के आदर्श राज्य के निर्माण के प्रथम चरण में उत्पादक वर्ग का उदय होता है, उसी प्रकार उसके द्वितीय चरण में सैनिक वर्ग का अभ्युदय होता है। और सैनिक वर्ग का मुख्य कार्य बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करना, आंतरिक शांति और सुरक्षा कायम करना है। यद्यपि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेटो ने सैनिक वर्ग की जो कल्पना की है वो आक्रमणकारी अभिलिप्सा के संदर्भ में की है, लेकिन वस्तुतः प्लेटो का राज्य आक्रमणकारी राज्य नहीं है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पर समझनी होगी कि यद्यपि उनके राज्य निर्माण के जो चरण हैं उनके अनुसार प्लेटो ने सैनिक वर्ग का अभ्युदय उस रूप में देखा है कि विशाल भूप्रदेशों को अधिकृत करने के लिए युद्ध आवश्यक हैं और युद्धों के लिए सैनिक आवश्यक हैं। यह जो सैनिक वर्ग के निर्माण से ही संभव हो सकता है। तो इस क्रम में अगर देखा जाए तो सैनिक वर्ग की कल्पना प्लेटो के द्वारा युद्ध राज्य के आक्रमणकारी संदर्भ में की गई है, लेकिन वस्तुतः प्लेटो का राज्य कोई आक्रमणकारी राज्य नहीं है, आक्रामक नहीं है। प्लेटो ने सैनिक को प्रहरी की संज्ञा दी है, प्रहरी सुरक्षा करने वाले, और एक तरीके से वाच डॉग कहा है, सैनिक को राज्य का वाच डॉग कहा है। तो कार्य की जब बात उन्होंने की तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि वह अपने सैनिक वर्ग का मुख्य लक्ष्य किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करवाने को नहीं मानता है, बल्कि अपने राज्य की सुरक्षा को सैनिक वर्ग के का जो मुख्य लक्ष्य वो निर्धारित करता है। तो इस रूप में सैनिक वर्ग उदय होता है और चेतना और साहस इनके मुख्य गुण होते हैं। इसके बाद में जब इस वर्ग का निर्माण हो जाता है तो प्लेटो के अनुसार राज्य निर्माण का तीसरा चरण प्रारंभ होता है और उस तीसरे चरण में शासक वर्ग का निर्माण होता है। शासक वर्ग का निर्माण होता है। शासक वर्ग आदर्श शासक बनता है। अरे प्लेटो के अनुसार आदर्श शासक होता है, और आदर्श शासक जो है ये जब होता है जब सैनिक वर्ग में ही प्लेटो राज्य के विवेक का प्रतिनिधित्व करने वाला, यहाँ पर जैसा कि हमने पूर्व में जिक्र किया था कि भारतीय दर्शन के अनुसार जिस प्रकार मानव की आत्मा, जीव और ईश्वर की व्यवस्था बताई गई है और मानव आत्मा के 3 गुणों की कल्पना की गई है, सत्व, तम और रज। तो सत्व गुण प्रधान, रजगुण प्रधान और तम गुण प्रधान 3 वर्गों की व्यवस्था भारतीय दर्शन के अनुरूप प्लेटो के इस राज्य दर्शन में दिखाई देती है। और उसी अकॉर्डिंग तीसरा वर्ग जो राज्य का है, शासक वर्ग है, वो उसका प्रमुख गुण है विवेक। विवेक और मुख्य रूप से विवेकशील शासक ही जो है राज्य के का शासक होना चाहिए। विवेक या बुद्धि या प्रज्ञा या विजडम जिसको कहा गया। और इस तीसरे गुण में सत्व प्रधानता, सत्व तत्व की प्रधानता होती है और वह विवेक संपन्न होता है। इसका निर्माण जो है इस सैनिक वर्ग के बाद की तीसरे चरण में प्लेटो मानते हैं, और ये तब होता है जब सैनिक वर्ग में ही
विवेक का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च वर्ग का निर्माण होता है, जिसके अनुसार सैनिक वर्ग के लोगों में सामान्य उत्साह और विवेक पाया जाता है, किंतु इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं इसी सैनिक वर्ग में से जो साहस और उत्साह यानी स्पिरिट जो इनका मुख्य गुण है, इन सब में तो सामान्य होता है, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें विवेक प्रधानता होती है। स्पिरिट के साथ साथ ऐसे लोग होते हैं जो विवेक प्रधान होते हैं, जिनमें अन्य गुणों की अपेक्षा विवेक की प्रधानता बहुत ज़्यादा होती है, और ये विवेक संपन्न जो वर्ग हैं वही आगे चल के राज्य के आदर्श शासक का निर्माण करते हैं या आदर्श शासक वर्ग का निर्माण करते हैं। ऐसे लोगों को प्लेटो ने राज्य का दार्शनिक शासक कहा है, और इसके दो मुख्य गुण माने हैं। विवेक से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, और विवेक व्यक्ति को व्यक्ति से प्रेम करना भी सिखाता है। विवेक ज्ञान भी प्रदान करता है और विवेक व्यक्ति को व्यक्ति से प्रेम करना भी सिखाता है, जिसको मुख्य रूप से विजडम के रूप में प्लेटो ने दर्शाने का प्रयास किया है, जो आदर्श शासक का मुख्य गुण होता है। और इस आदर्श शासक वर्ग का निर्माण होने के बाद ही प्लेटो जो है विवेकशील और ऐसा स्नेहशील शासक तैयार करना चाहता है जो आदर्श राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले सकें और आदर्श राज्य का संचालन कर सकें, और वह ऐसे विवेकशील दार्शनिक शासक के हाथों में ही राज्य की बागडोर सौंप देना चाहता है, और तभी वह निश्चिंत होना चाहता है, क्योंकि प्लेटो के अनुसार शासन करना सबसे जटिल जो है कला है, सबसे कलिष्ठ जो है वो कार्य है, क्योंकि ये सामान्य कला नहीं है, इसीलिए इसको सामान्य व्यक्तियों के हाथों में नहीं दिया जा सकता है। इनसे सर्वाधिक योग्य, प्रतिभाशाली, विवेक संपन्न व्यक्तियों के हाथों में ही होना चाहिए, क्योंकि प्लेटो के अनुसार संसार का सबसे बड़ा जो कलिष्ठ कार्य है वो शासन का संचालन है। तो इसके लिए ही वह ऐसे एक दार्शनिक शासक का निर्माण कर लेना चाहता है, और अपने दार्शनिक शासक के निर्माण के लिए प्लेटो ने बहुत ही बड़े और एक आदर्श जो है शिक्षा व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत की है, और उस शिक्षा व्यवस्था से विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से गुजरते हुए जो व्यक्ति वहां तक पहुंचता है, उसी के हाथों में वह अपने शासन की बागडोर सौंपकर निश्चिंत होना चाहता है, उसे ही राज्य का आदर्श शासक वह बनाना चाहता है। और इस रूप में 3 चरण पूरे होते हैं, और अंत में विवेकशील शासक प्लेटो को मिलता है और राज्य का निर्माण पूरा हो जाता है। इस प्रकार 3 चरण में राज्य का निर्माण क्रमशः विकास के साथ संपन्न होता है। राज्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उत्पादन है, सुरक्षा है और शासन है। उत्पादन, सुरक्षा और शासन, और इन तीनों जो आवश्यकताओं की पूर्ति इन तीनों वर्गों के द्वारा की जाती है, और ये 3 वर्ग 3 चरणों में निर्मित होते हैं। विकास के द्वारा इस स्थिति को प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है, और अंततः राज्य का निर्माण 3 वर्गों के पूर्ण निर्माण होने पर राज्य का निर्माण हो जाता है, जिसे ही प्लेटो का आदर्श राज्य कहा गया है। धन्यवाद।